नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं। सर, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। आज बहुत बड़ी खबर है बांग्लादेश में, जहां पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल के बाद देश लौटे हैं। लाखों लोगों की भीड़ इनको लेकर के रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आई और उसके बाद इन्होंने एक रोड शो जैसा कुछ निकाला अपने घर तक। तो लाखों लोग, कोई तो 30 लाख कह रहा है, कोई 3 लाख कह रहा है, लेकिन लाखों की संख्या बताई जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं। मोहम्मद यूनुस पर दबाव है कि वो चुनाव करवाए। जितनी अराजकता वहां हुई, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, उस सब के बाद भी इनका वापस आना सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि शेख हसीना जो यहां भारत में, उनकी पार्टी अवामी लीग, उसको बैन कर दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में सारे ओपिनियन पोल इनकी पार्टी को, यानी खालिदा जिया की, जो 3 बार की प्रधानमंत्री हैं, इस वक्त बहुत बीमार हैं, वेंटिलेटर पर हैं, उसी पार्टी का चार्ज लेने के लिए उनके बेटे ये आ रहे हैं। ये सारे ओपिनियन पोल में नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है कि फरवरी के चुनाव में ये पार्टी जीत सकती है और मेजॉरिटी में आ सकती है और ये खुद प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इनका नाम है तारिक रहमान। अब बीएनपी चुनाव अगर जीतेगी तो भारत के लिए कैसा रहेगा? इस वक्त भारत का बेस्ट ऑप्शन बीएनपी ही है, वरना जो दूसरा विकल्प है वो बहुत खतरनाक है, वो है जमाते इस्लामी। ओपिनियन पोल्स में नंबर 1 पर ये बीएनपी, खालिदा जिया की पार्टी, नंबर 2 पर जमाते इस्लामी और नंबर 3 पर एक वो जो एनसीपी, नेशनल सिटीजन्स पार्टी बनी है छात्रों की, वो भी, उसमें भी अतिवादी एलिमेंट बहुत है, वो है। तो ये इस वक्त भारत की बेस्ट बेट है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वहां चुनाव फ्री और फेयर हो। इनकी माताजी 80 साल की हो चुकी हैं, बहुत बीमार हैं। अब अगले पीएम कैंडिडेट ये तारिक जो हैं वो हो सकते हैं। ये जब इनकी माताजी 3 बार सत्ता में रहीं, 2006 तक वो रही थी आखिरी बार, तो उसके बाद उनके उसमें बड़े करप्शन वगैरह के चार्जेस लगे थे, इनके ऊपर भी लगा। फिर उनके ऊपर एक शेख हसीना की एक रैली में ग्रेनेड अटैक हुआ था, उसमें 24 लोग मारे गए थे, उसका भी आरोपी इनको बनाया गया। तो जब खालिदा जिया हटी और वहां पर एक सैन्य समर्थन से एक सरकार बनी, आर्मी के समर्थन से, उसमें इनको जेल डाल दिया गया। तो फिर ये वहाँ बीमार हो गए। 2008 में इलाज के बहाने इनको लंदन जाने की इजाज़त दी गई, उसके बाद ये लंदन से कभी लौटे ही नहीं। 2008 के बाद 17 साल बाद ये अब आ रहे हैं। इन्होंने नारा क्या दिया है लंदन में? इन्होंने नारा दिया है, न दिल्ली न पिंडी, ढाका फर्स्ट। दिल्ली मतलब हम, पिंडी मतलब पाकिस्तान, ढाका फर्स्ट। ना दिल्ली ना पिंडी, ढाका फर्स्ट। हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया को इससे प्रॉब्लम नहीं है। हम ये बेट कर रहे हैं कि ये आदमी, अगर इनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो ये जिस तरीके से गले लगाने के लिए भागे दौड़े जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के जनरलों को, ये काम, कम से कम वो काम तो ये पार्टी नहीं करेगी। ये हमसे अच्छे रिश्ते चाहेगी। याद कीजिए, अभी खालिदा जिया के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं भेजी थी कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, जब वो अस्पताल में गई थी। उनकी पार्टी ने आभार जताया था प्रधानमंत्री मोदी का। तो ये कहना ठीक होगा समीर जी कि इस वक्त ये व्यक्ति जो है भारत के लिए सबसे ठीक दिखाई देता है बांग्लादेश में? निश्चित रूप से बांग्लादेश में जितने विकल्प उपलब्ध है, उसमें तारिक रहमान ही सबसे बेहतर विकल्प मुझे लगता है भारत के लिए रहेंगे। और 17 साल वो ब्रिटेन में निर्वासित रहे, 17 साल वो ब्रिटेन में रहे, तो लंदन में रहने के बाद उनका दिमाग भी थोड़ा मतलब उस हिसाब से हुआ होगा, दुनिया में देखा होगा उन्होंने कि भारत किस तरीके से बढ़ा है। वो कट्टरपंथी ताकतों की तरह से व्यवहार मुझे लगता है वो नहीं करेंगे, जिस तरीके से वहाँ के जो कट्टरपंथी ताकतें सत्ता में आने की कोशिश कर रही है और बांग्लादेश को पाकिस्तान से ज्यादा कट्टरपंथी देश बनाने की जो कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से हादी की हत्या की गई है, जिस तरीके से लगातार कट्टरपंथी ताकतें पाकिस्तान के मौलाना बांग्लादेश में जाकर जिस तरीके से भड़काने का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के सेना के लोग जैसे कि बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेश में अपना अधिकार बढ़ाने की, दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर ये बीएनपी अब इनको हाथों हाथ लिया है, अब 17 साल बाद लौटे हैं, तो इनकी लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा, आज जिस तरीके से एयरपोर्ट पे लोग उनको इनको डार्क प्रिंस कहते हैं, डार्क बिल्कुल प्रिंस, और लेने आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये संभावना लग रही है कि देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। अब क्या इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि सत्ता तो फिलहाल अभी जिस तरीके से केयर टेकर के पास है, क्या मोहम्मद यूनुस कोई ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि ये चुनाव नहीं लड़ पाए या चुनाव हारे या कोई ऐसी घटना इन्होंने इनकी पार्टी ने परसों एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया, बल्कि इनफैक्ट कल ही, कि मोहम्मद, ये जो कुछ देश में हो रहा है और एंटी इंडिया जो माहौल बनाया जा रहा है, ये इसीलिए ताकि चुनाव टाल दे मोहम्मद यूनुस। इन्होंने आरोप लगाया, कोशिश कर सकते हैं कि भाई अभी माहौल ऐसा है, दंगे हो रहे हैं, 12 फरवरी को चुनाव नहीं हो सकते, मैं 6 महीने चुनाव एक्सटेंड करता हूं, तो कोई रास्ता निकालेंगे तो बात अलग है। वरना मुझे लगता है अगर चुनाव समय से होंगे तो रहमान वहां के प्रधानमंत्री बनने की मतलब स्थिति में नजर आ रहे हैं। और जनता भी चाहेगी कि जिस तरीके से कट्टरपंथी ताकतों ने अखबारों को जला दिया, दफ्तरों को जला दिया, लोगों को मारा जा रहा है, वो भी चाहेंगे कि भाई काम धंधे बंद हो रहे हैं, बेहतर है कि रहमान बने और देश
आगे भारत के साथ मिलकर हिंसा वैसे रुकी नहीं है। कल ही ढाका में एक माघो बाजार इलाका है, वहां पर किसी ने एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, उसकी तस्वीरें होंगी, वो लगा दीजिए। कल जो हुआ बाजार में, ढाका के बाजार में, माघो बाजार। अच्छा, वो जगह, ये जगह है, फ्लाईओवर के ऊपर से किसी ने बम फेंका नीचे। अब वो पेट्रोल बम था, ग्रेनेड था, ये तो नहीं पता चला, मगर वहां एक आदमी की मौत हो गई उसमें, 21 साल के लड़के की। इंपॉर्टेंट क्यों है ये जगह? क्योंकि जिस जगह ये ब्लास्ट किया गया, अब कोई फ्लाईओवर पे खड़ा होकर के नीचे बाजार में बम क्यों मारेगा, क्यों करेगा? और भी कोई ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक होता तो कोई बहुत बड़ा धमाका होता, वैसा भी नहीं था। उस जगह पे जमाते इस्लामी का हेडक्वार्टर है। जमाते इस्लामी पाकिस्तान के साथ जो कनेक्टेड है, उसका हेडक्वार्टर है उस जगह पर। तो वो माना जा रहा है कि वो किसी का गुस्सा जो था वो जमाते इस्लामी के खिलाफ जो है वो था। अब उसमें शेख हसीना के समर्थक भी हो सकते हैं, इनके समर्थक, कोई मतलब कोई भी हो सकता है उसके अंदर। लेकिन एक प्रॉब्लम है तारिक रहमान के प्राइम मिनिस्टर बनने पर, इनके परिवार का और शेख हसीना के परिवार की खूनी अदावत है, ये जानी दुश्मन है। क्योंकि शेख हसीना के परिवार की जिन्होंने हत्या की, वो लोग तो उस मिलिट्री तख्ता पलट में, शेख मुजीब के जब तख्ता पलट किया था, उन शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीब, उनकी माताजी, उनके भाई, और सबको मार दिया था, पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। उस तख्ता पलट के बाद ही जनरल जिया वो राष्ट्रपति बने थे, जो इनके तारिक रहमान के पति हैं, खालिदा ज़िया, इनके पिता हैं, खालिदा ज़िया के पति हैं। सर, तो डिमांड ये भी करेंगे शेख हसीना लौटाओ, कर सकते हैं सर? आपसे पूछा। अच्छा, मुझे लगा नहीं बात करें। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है अभी जो हुआ है। ये दूसरे स्टेप की बात है कि शेख हसीना और खालिदा ज़िया, अभी सबसे ज़रूरी है कि क्या बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस का जो व्यवस्था है, उसको सरकार तो मैं नहीं कहता, जो सिस्टम है उससे बाहर निकाला जा सकता है कि नहीं। यूनुस की मुझे अब भी आशंका लगती है कि वो चुनाव फरवरी में करवाएंगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। वो किसी न किसी बहाने चुनाव को टाल सकते हैं, और ख़ासतौर से जब तारिक रहमान यहाँ आ गए हैं तो और थोड़ा सा वो किसी कारण से उसको टाल सकते हैं। तारिक रहमान जब गए थे 2008 में तो उन पर करप्शन के चार्जेस थे, और आज यदि ढाका की सड़कों पर देखें तो उनका जो वेलकम हो रहा है वो कमाल का है। मतलब लाखों को, इस नंबर आप कैसा भी कर लें। तो करप्शन के मामले में जो भागा हो, उनका खालिदा के बेटे हैं, 17 साल वो बाहर रहे। खालिदा का और जिनका शेख हसीना का आपने जिक्र कर ही दिया कि किस तरह की खूनी अदावत है, लेकिन अभी सबसे पहली ज़रूरत है कि वहाँ पर यूनुस सरकार जाए, और जमात की यदि सरकार बनती है तो वो और ज़्यादा मुश्किलें पैदा होगी हिंदुस्तान के नजरिए से भी और बांग्लादेश के। फेयर इलेक्शन होगा तो यही जीतेंगे, ये तो फेयर इलेक्शन होगा तो यही जीतेंगे। लेकिन यूनुस चाहेंगे कि इस तरह की सरकार बने, यदि चुनाव होते भी है, कि इन पर कोई दबाव बना रहे। सहमत नहीं हो रहे त्रिपाठी जी इस बात से? नहीं, देखिए, ये इतना आसान सा सिनेरियो नहीं है। हम में से किसी को नहीं पता है कि तारिक रहमान किस डील के तहत आ रहे हैं। हम जो कल्पना कर रहे हैं वो ये कि तारिक रहमान अब आ रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होगा। अगर ऐसा है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी सरकार हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी है, बीएनपी है या अवामी लीग है। लेकिन अगर वो मान लीजिए कि यूनुस को सत्ता से हटा रहे हैं, लेकिन वो उस जमात के साथ किसी डील के तहत आए हों, क्योंकि जमात को भी नहीं पता है, और जैसे कहा जाता है अलग लगा जाए ना, तो वहां पे खालिदा जिया की पार्टी वो थोड़ी सी कट्टर है। मतलब वो जिसको कहते हैं ना, ये मॉडरेट हैं शेख हसीना, वो कट्टर है। तो क्या उनके साथ किसी तरह की डील हुई है? और जो तबका तख्ता पलट था और उसके बाद से जिन तत्वों के साथ खालिदा जिया रही, वो वही ताकतें हैं जो आज सत्ता में आ गए। तो पहले तो ये ध्यान में रखना। दूसरा, जिसको सिल्वर लाइनिंग कहते हैं, अगर जमात और यूनुस ही आ गए तब तो डायलॉग बंद हो जाएगा, यानी हमारी बातचीत नहीं हो सकती है, हम सब कुछ अंडर कवर जैसा होगा। लेकिन अगर ये आएंगे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आए, भले दिखाने के लिए आए, तो शायद वो एक लाभ। अच्छा, मैं आपको सीधे अब जरा लखनऊ लेकर चलता हूं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं, जहां पर इस पार्क का लोकार्पण वो करने वाले हैं। 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं यहां लगी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और दीनदयाल उपाध्याय जी की। तो देख रहे हैं आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो साथ में हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी वो भी साथ में हैं, और एक एक प्रतिमा पर जाके पहले पुष्प अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और फिर ये जो स्थल बनाया गया है, प्रेरणा स्थल, ये आज से जनता के लिए खुल जाएगा। 65 एकड़ में बना है, और 65 फीट ऊंची जो है ये बीजेपी के मतलब और जनसंघ, बीजेपी, आरएसएस सबके ही नायक हैं। ये तो खैर मतलब 3 नायक, वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं सर। अभी मुझे लगता है कि जनेश्वर मिश्रा पार्क जो है वो लखनऊ में सबसे बड़ा हुआ करता था। उसके बाद
जो कोई भी लखनऊ जाता था तो कम से कम एक वो दर्शनीय स्थल था, वहाँ पर जाता था। अम्बेडकर पार्क भी बड़ा है। हाँ, अम्बेडकर पार्क भी बड़ा है। अब ये तीसरा बड़ा पार्क जो है वो लखनऊ आज के मैं अंदर कह रहा था है। तीनों पार्टियों के एक एक पार्क हो गए, बसपा, सपा और भाजपा। भाजपा हाँ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। कल हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे और हम लोग कह रहे थे कि भाई देखिए, इस प्रकार के जो है वो मूर्तियों का जो है वो हर शहर में यदि हो तो बड़ा ठीक नहीं लगता है। ये भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की संस्कृति का हिस्सा नहीं था। लेकिन फिर राइडर लगा रहा हूँ, ये तीनों भारत के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, भारत के लिए प्रेरणा पुंज है। भारत की जो सनातन संस्कृति है उसको राजनीतिक धरातल पर ले जाने के लिए इन तीनों का जो योगदान है वो अतुलनीय है। और इस स्थिति में मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक हो गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अपने जो प्रेरणा पुंज हैं उनको भी वो सम्मानित करें, ताकि लोग यदि जाएं तो ऐसा नहीं कि हम किसी भी शहर में जाते हैं तो कहा जाता है ये जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम है, कहा जाता है ये इंदिरा गांधी म्यूजियम है, यहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर चले जाइए, और फिर सारी चीज़ें उसी अनुसार से नैरेटिव दिखता है। तो इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पर एक चीज़ मैं बांग्लादेश के बारे में जरूर जिक्र कर देना चाहता हूँ। थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा लेकिन ये बहुत आवश्यक हो जाएगा। मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो है वो, जी आप कह लीजिए सर, कह लीजिए। बांग्लादेश के अंदर जो है जितनी बिग पावर का रोल प्ले कर रहा वो चल रहा है, हादी के लिए जिस प्रकार से सारे वेस्टर्न पावर ने उस पर ये किया है जी। और हिंदुओं के बारे में किसी ने नहीं बोला है। मुझे लगता है कि वेस्टर्न पावर और चाइना ये सारे रोल भारत की घेराबंदी के लिए कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। अब इस तस्वीर की अगर बात करें, अच्छा राज्यपाल भी हैं आनंदीबेन पटेल। एक लाइन इस पर बोल दूं। देखिए, ये अच्छा है कि ये जो पार्क दिख रहा है ये जनेश्वर मिश्रा पार्क जैसा ही है। मायावती जी ने जो दलित प्रेरणा स्थल बनाया है बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन पत्थर पत्थर बहुत लगानी है। इसमें दिख रहा है कि मूर्तियां हैं और उसके अलावा बड़ा पार्क है। जनेश्वर मिश्रा बहुत शानदार पार्क अखिलेश यादव की सरकार में हो रहा था, बहुत शानदार। और अभी वो पूरे, और मैं तो इसको इसलिए भी अच्छा मानता हूं, आप मूर्ति उर्ति लगाइए, ज्यादा पत्थर मत कीजिए, ऐसे पार्क बने और इस तरह से बनेंगे तो कम से कम कोई अवैध कब्जेदार नहीं आएगा, शहरों को थोड़ा सांस लेने की जगह मिलेगी। इस लिहाज से भी बड़ा अच्छा है। एक नेताजी कह रहे थे कि इसका नाम प्रेरणा पार्क की जगह ब्राह्मण पार्क कर देना चाहिए था। ब्राह्मण भोज हो रहा है, ब्राह्मण नाराज है, तो भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण वोट नहीं कर रहे, तो तीनों ब्राह्मणों की मूर्ति लगा दी बड़ी, तो ब्राह्मण लोगों को नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो एक काशीराम अंबेडकर जी का हो गया, जनेश्वर जी का हो गया, और बीजेपी के ब्राह्मण पार्क हो गया। ये उत्तर प्रदेश के एक नेता का कहना था। मतलब वो ब्राह्मण समुदाय से नहीं आते, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों को एक व्यंग कैसा कि भाई आप लोगों के ब्राह्मण आइकॉन के तीनों लोगों की मूर्तियां लग गई है, तो अब आपको बहुत नाराज होने की जरूरत नहीं है। उनका जो कहने का तात्पर्य था, रहने दीजिए, रमने दीजिए। जब देश के नायकों को आप इस खांचे में डालना शुरू कर देंगे तो हम बर्बादी के लिए अपनी जमीन तैयार करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्य नहीं है। होना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्य है जो लोग कहीं किस से भी तरीके आ से रहा निकालते हैं चीजों को लेके। मतलब यूपी के कुछ नेता लोग, अब तो राम को भी बीजेपी के लीडर से, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, तो वो ये आरोप मतलब कह रहे हैं कि भाई अब तो ये ब्राह्मण पार्क बना दिया, तीनों ब्राह्मण नेताओं को आपने लगा दिया। ब्राह्मण नाराज थे तो उनको एक सिंबॉलिक दे दिया है कि देखो आपके तीनों आइकॉन जो ब्राह्मण है उनकी हमने मूर्ति बना दी है। देखिए ऐसा इसमें इस तरीके से नेताओं को कहना श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सर बताएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये कोई ब्राह्मण है इसलिए बीजेपी के नायक थोड़ी थे। सबसे बड़ा और इनसे बड़ा नायक तो बीजेपी का कोई नहीं है। मुझे सर एक पंक्ति इजाजत लेकर, सरदार पटेल दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, अंबेडकर जी की प्रतिमा, अंबेडकर जी के पंचतीर्थ, जगह जगह जो जहां के नायक हैं वो झलकारी बाई से लेकर अबक्का देवी से लेकर अहिल्याबाई से लेकर ये सब इसी सरकार में बन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि हर जगह मूर्ति 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 होने लगे, लेकिन नायकों की मूर्तियां होनी चाहिए और नायक राष्ट्र के होते हैं। भाजपा के लिहाज से इसलिए मैंने कहा कि संघ और भाजपा के वैचारिक पुरुष भी हैं, लेकिन नायक ये सबके हैं। ये थोड़ा सा, और मैं जब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा को देखकर कोई कहे कि दलित, तो मैं बार बार कहता हूं वो दलित नेता नहीं। आप गांधी जी को कहते हैं तो आप उनको कांग्रेस से जोड़कर मत देखिए, वो देश के नेता है। राष्ट्र नायक और किसी जाति नायक, उसका फर्क समझिए। ये अगर नहीं आप समझेंगे तो इसका मतलब आप कई साल पीछे चल रहे हैं। आप इस वक्त में नहीं, आप बहुत पीछे चल रहे हैं। सर ये तीनों नाम बीजेपी, जनसंघ और देश के लिए कितने बड़े नाम हैं? देखिए, तीनों में एक और कनेक्ट है जिसकी चर्चा यहाँ नहीं हुई कि ये तीन लोग क्यों लगाए होंगे। प्रधानमंत्री का जो कुछ एक नजरिया होता है ना, उसमें तीनों का कनेक्ट है
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ वाजपेयी जी ने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर में जा रहे थे और जब उन्हें अरेस्ट किया गया, उस समय अकेला आदमी था अटल बिहारी वाजपेयी जो उनके साथ थे। अच्छा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उन्हें कहा कि वाजपेयी जी ने कहा कि मैं यहीं पर प्रदर्शन करूंगा, यहीं रहूंगा कश्मीर में, है ना। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि नहीं, तुम जाइए और देश भर को बताइए कि किस वजह से वो गिरफ्तार हुए। फिर उनकी संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो गई, उसी जेल में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, एक कनेक्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जनसंघ में, जो दीनदयाल उपाध्याय वो जनसंघ के विचार पुरुष हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के। जनसंघ का जो सबसे प्रिय नेता है दीनदयाल उपाध्याय का, वो है अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी को नेता बनाने की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो दीनदयाल उपाध्याय ने निभाई। मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त वो तो नेता नहीं थे, एक तो जर्नलिस्ट के तौर पे ही वो गए थे और उस समय शुरुआती दौर था। तो दीनदयाल उपाध्याय ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपने विचार का नेता चुना। तो ये तीनों का एक कनेक्ट है। और लखनऊ से वाजपेयी जी इतने लंबे समय तक सांसद रहे, प्रतिनिधित्व करते रहे, तो वो एक तीनों का कनेक्ट है। पार्टी के लिए तो तीनों के तीनों लोग इंपॉर्टेंट हैं, और विचार के हिसाब से देखें तो देश के लिए भी तीनों के तीनों लोग विचारधारा देखिए सर, कांग्रेस में रह के मंत्रिमंडल छोड़कर आए वो कि भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहली सरकार में थे, नेहरू सरकार के मंत्री थे, कांग्रेस के लीडर थे वो। और नेहरू का विरोध करके कि भाई जो आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो उसका मैं विरोध करता हूँ, और कैबिनेट छोड़ा। उसके बाद वो आए और फिर गोलवलकर जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि भाई हम जनसंघ बनाते हैं, आप हमें कुछ प्रचारक दीजिए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को फिर दीनदयाल उपाध्याय दिए गए, इस संघ के प्रचारक थे कि दीनदयाल उपाध्याय आपका संगठन देखेंगे। संघ से दीनदयाल उपाध्याय को भेजा गया और भी कई प्रचारक भेजे गए। फिर दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत कम समय में उनकी डेथ हुई। बिल्कुल, श्यामा प्रसाद जी के महासचिव दीनदयाल जी थे, दीनदयाल जी के महासचिव अटल जी थे, अटल जी के महासचिव अडवाणी जी थे। मुलायम सिंह जी की एक बात याद आ रही है, पार्लियामेंट में कई साल पुरानी बात है, तो वो कुछ भाषण दे रहे थे, तो अचानक उन्होंने बोला, अरे वो बीजेपी वालों के वो सबसे बड़े नेताओं के नाम क्या हैं, ऐसे पूछा था उन्होंने। तो बताया वो दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो उन्होंने कहा हाँ, अरे वो कोई छोटे लोग थे, बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता। ये मुलायम सिंह ने कहा था। आज जो आपका पश्चिम बंगाल का एक बच गया है, कोई इसका जिक्र नहीं करता है, कहा जाता है उसके बारे में पार्टीशन विद इन पार्टीशन। तो जिस आप पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं वो उसमें भारत का वो हिस्सा बना रहे, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का है, जिसके बारे में चर्चा नहीं होती है, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में उसे पार्टीशन विद इन पार्टीशन के रूप में पढ़ाया जाता है। हम लोग टेलीविज़न के डिबेट में भी इसका जिक्र नहीं करते, और चूंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी है, फजलुर रहमान के साथ वो उस समय मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र होता है। वो मुस्लिम लीग नहीं थी, वो दूसरी पार्टी थी जिसके साथ उन्होंने, लेकिन उसने पाकिस्तान बनाने का समर्थन किया था। बिल्कुल, उसने पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन जब इन्होंने उसके साथ समझौता किया था तो उसकी शर्त ये थी कि वो पाकिस्तान मांग के साथ वो अपने आप को नहीं जोड़ेगा, तब जाकर के वहां पर सत्ता बनी थी। पश्चिम बंगाल, ये जिसे आप बंगाल कह रहे हैं उसके, और उसका नाम मुस्लिम लीग बिल्कुल नहीं था। दूसरी बात जो यहाँ हम देख रहे हैं आज के दिन में, जो यहाँ हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में यदि 3 राष्ट्र नायकों के बारे में हम जिक्र करें, तो यदि आप देखेंगे कि जितना कंट्रीब्यूशन दीनदयाल जी का है संगठन के नाते जी, दूसरा जो है एक पूरा भारतीय जनमानस पर यदि लोकप्रिय नेता के नाते, तो अटल बिहारी वाजपेयी की छवि निकल करके आती है। और आप किसी भी पार्टी से जिनको कहा जाता है कि ये सभी के लिए हैं, कभी किसी को आपको ये नहीं, आपको अच्छा, भारत माता की अंदर प्रतिमा भी मजेदार बात है कि इनके लोहिया जी के भारत साथ माता भी उतने ही गहरे संबंध थे, और लोहिया जी की पार्टी के लिए सब एक बात क्योंकि आप लोगों ने तो इनका जीवन बहुत पढ़ा हुआ है। मेरे मन में एक सवाल ये है, बेसिक सवाल, देखिए हम तो जब बड़े हो रहे थे तो हमको तो नेहरू जी क्या थे ये किताबों में ज्यादा पढ़ाया गया था। फैक्ट बात जो है वो ये थी, नेहरू जी, गांधी जी ज्यादा पढ़ाया गया था। हमने तो पढ़ते हुए नहीं नाम सुना था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय का। ऑनेस्ट बात कह रहा हूं आपसे। चुनौती ये है इनके सामने कि देश में जितना नेहरू को जाना जाता है और पढ़ा जाता है, जितना गांधी को पढ़ा जाता है, जितना अंबेडकर को पढ़ा जाता है, ये इन महापुरुषों की बातें क्या वो उस तरीके से जा रही है समाज में? संघर्ष भी देखो, नेहरू का संघर्ष भी इनसे बहुत ज्यादा लंबा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय का उतनी भूमिका मैं कह रहा हूं सर, स्वतंत्रता में और उसमें जो नेहरू का लंबा इतिहास रहा है। इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उतनी लोकप्रिय करना, वो है असली चैलेंज। लेकिन वो काम किसका है? वो काम तो उनका है ना, जो जिनके वैचारिक पुरुष हैं। बिल्कुल,
राष्ट्रीय विमर्श के लोग अगर वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल जी, अटल जी की बातों को सुने, जैसे मैं बार बार कहता हूं और मैं इस पर बार बार कहता हूं कि मैं किसी भी मंच पर किसी से भी बहस कर सकता हूं, आधुनिक भारत के असल निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसको कहने में, इसको बताने में, आज देश के जितने सुधार आपको दिख रहे हैं सब के सब अटल जी के कार्यकाल में शुरू किए गए थे। जिन कामों के बारे में किसी ने सोचा नहीं वो काम किए। जैसे गांधी जी कहते थे कि मैं तुम्हें ताबीज देता हूं कि कतार में खड़े आखिरी आदमी का चेहरा याद करो, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा एकात्म मानव दर्शन, आप पढ़िए उसको पूरा, और क्या किस तरह का अद्भुत उनका जीवन चरित्र था, बहुत छोटी आयु में चले गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बहुत बड़े परिवार से आते थे। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के चांसलर थे, वो बहुत बड़े परिवार से थे वो, लेकिन यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ इंडिया थे। यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ इंडिया, और देश का कोई ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें इन्होंने कन्वोकेशन एड्रेस नहीं किया। लखनऊ लेकिन दीनदयाल जी को पार्टी कितना याद करती है उनके एकात्म मानववाद को, उस पर भी तो चर्चा होगी, तब बहस अटल जी की होगी। वजह से रोका नहीं, अटल जी तो का अटल जी तो 4 राज्यों से सांसद रहे। अब ये अलग बहस है कि लखनऊ में क्यों, लखनऊ में इनका क्या है ना, इनके तीनों के जन्म यूपी सर, यूपी लखनऊ में तो इतनी बार लंबे समय चलिए मिल गई। सर एक ब्रेक, दूसरा ग्वालियर में बनाते हैं अटल जी ब्रेक के लेना लिए। पड़ेगा। वो ये बात हुई ग्वालियर में भी कि एक बना देंगे। इन महापुरुषों के विचार वो उनको लोकप्रिय करने की जरूरत है, तो पार्टी में तब लोकप्रिय करें सर। अब लोगों में तो बाद तब में फिर ये करेंगे। तब इस पार्क का बनना जो है वो उसका मकसद पूरा होगा। बहुत धन्यवाद समय तय नजर त्रिपाठी जी, आपका एक बार फिर आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। विजय जी, प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, समीर जी बहुत धन्यवाद आपका। ढाका में खालिदा का बेटा क्या छीनेगा यूनुस का ताज, जलते बांग्लादेश में आखिर कब खत्म होगा ये कलेश, राजधर्म देखिए दोपहर 3 बजे।